हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। और हम आपके धारा प्रवाह सॉल्यूशन को लेके आ गए हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन का 35 क्वेश्चन का ये सेट है। और इसमें न्यूमेरिकल टाइप का जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है या न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आने की संभावना आपके ग्रुप डी के एग्जाम में है या रेलवे के अन्य एग्जाम में है, वो सभी का सॉल्यूशन हम लगातार पार्ट बाई पार्ट करते जा रहे हैं। और जब तक यह ग्रुप डी का एग्जाम चलेगा ये सॉल्यूशन भी चलता रहेगा। इसके अलावा आप इसको प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा आप इसको टेक्निकल क्वेश्चन से भी जोड़ सकते हैं, तथा ये आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी इसको आप जोड़ के देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन की तरफ। केसरिया कंपटीशन क्लास का ये पहला क्वेश्चन और आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। लेकिन उसके पहले हम अपना मोटो पर ध्यान देते हैं कि हमारी परिस्थिति हमारा मोटिवेशन का काम करता है। यानी कि हम खुद के परिस्थिति को अगर समझते हैं तो वही हमारा मोटिवेशन का काम करता है, और दुनिया का कोई भी इंसान हमें मोटिवेट नहीं कर सकता है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसी के साथ शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन है, गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? तो गति विषयक प्रथम नियम जो है ना, वो दिया गया है न्यूटन नामक विद्वान के द्वारा। गति विषयक प्रथम नियम न्यूटन नामक विद्वान के द्वारा दिया गया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था, जिसमें वस्तु या तो गति की अवस्था में हो या तो विराम की अवस्था में हो, दोनों ही अवस्थाओं में वस्तु में जड़त्व का गुण निश्चित तौर पर पाया जाता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम कह सकते हैं कि गति के जड़त्व एवं विराम के जड़त्व को परिभाषित करता है वह है न्यूटन का गति विषयक नियम। क्लियर? जिन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है भी, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को मास और त्वरण को एक्सेलरेशन ए के रूप में व्यक्त करेंगे। तो m इंटू ए बराबर होता क्या है? F। यही तो न्यूटन का दूसरा गति नियम, जिसे बल का व्यंजक समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो बल बराबर F बराबर ma के रूप में सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? अब द्रव्यमान हो गया m, वेग हो गया वेलोसिटी यानी v। तो m इंटू v बराबर होता है p होता है समवेग। क्लियर? p होता है समवेग। तो बल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है समवेग। क्लियर? चलिए, दाब का एसआई इकाई क्या होता है? तो दाब का एसआई इकाई होता है पास्कल। अब पास्कल को हम लोग इंडिकेट करते हैं पीए के द्वारा। और अगर पूछा जाए कि एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल के रूप में हम लोग लिखते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हम लोग का आ गया दाब बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े। बल बटा त्वरण, यानी बल होता है F फोर्स, अब बटा त्वरण यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाता है? तो बराबर मास हो जाता है। क्योंकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम जब व्यंजक प्राप्त होता है बल का, तो F बराबर ma को सूचित करते हैं। समीकरण इक्वेशन निकलता है। और जब F बट्टा ई वाला a जो है वह F का बट्टा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो m बराबर निकल जाएगा F बट्टा a। अर्थात यहां पर हम m कहें या बराबर द्रव्यमान कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाता है। अब देखेंगे कि क्वेश्चन को जितना आप देखेंगे, जितना सॉल्यूशन को देखने का प्रयास करेंगे, जितना हल करने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि कहा जाता है कि एग्जाम के समय में आप ज्यादा से ज्यादा
डिटेल्स को न पढ़ के ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट तरीका का क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए। सफलता उसी में छुपी हुई होती है और सफलता निश्चित तौर पर मिलती है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी का समय है, जो अगला फेजेज में जिनका है या यही फेजेज में जो चल रहा है, जो समय आपके पास बचा हुआ है, उस समय में ज्यादा अटेम्प्टेशन लेने का कोशिश कीजिए, ज्यादा सॉल्यूशन देखने का कोशिश कीजिए, ज्यादा सेट प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पर एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आत्मविश्वास लगेगा, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मीटर पर सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे किस रूप में व्यक्त करेंगे? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। 18 चौ 72, 5 चौ 20 मीटर पर सेकेंड के रूप में हो जाएगा। क्लियर। आगे, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और 10 मीटर की ऊंची उड़ान भरी है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिया गया समय की बात कर रहा है। अब इसमें देखेंगे 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र से 14 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वेग से फेंका गया है ऊपर की ओर। यह वस्तु इस स्पीड से ऊपर की ओर फेंका गया है। क्लियर। अब ध्यान देंगे इस बात का कि प्रारंभिक वेलोसिटी u बराबर तो ये हो गया, इस वेग से फेंका गया ऊपर, लेकिन ऊपर जाते जाते तक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर यह वस्तु जाके स्थिर हो जाएगी, यानी वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो उस वस्तु का होगा वह 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वह पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केंद्र की ओर लगेगा तो पॉजिटिव में, और अगर केंद्र से विपरीत लगेगा यानी ऊपर की ओर लगेगा तो यह निगेटिव में लगेगा। क्लियर है, बात स्पष्ट है। अब देखेंगे हम लोग इसमें फॉर्मूला ऐड करेंगे v बराबर u प्लस at का, v बराबर u प्लस at का, और यह at जो है वही आपको निकालना है, t आपको नहीं दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? कहीं ना कहीं पॉइंट पर ऊपर जाके 0 हो गया है, बराबर, और वहां से वापस लौटेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वस्तु पर, जो कि पृथ्वी को अपनी केंद्र की ओर खींचने का कोशिश करता है, वह फोर्स। अब उसी फोर्स में जब त्वरण उत्पन्न होता है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, तो नीचे की ओर जब त्वरण लगेगा तो g का मान पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर लग रहा है। अगर यह विपरीत लगेगा तो निगेटिव, पहले ही समझा चुके हैं। तो हम लोग यहां पे इसको पहले ये v बराबर u माइनस gt लिख सकते हैं, माइनस gt, इसलिए कि ऊपर की ओर लग रहा है, विपरीत लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हम इस a को तो g लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं g, माइनस में इसलिए इसी फॉर्मूला में ऐड किए हैं क्योंकि ऊपर की ओर g लग रहा है। अब v बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर 0 है, u बराबर आपका दिया हुआ है 14 माइनस g बराबर 9.8 होता है, और t इंटू में हो जाएगा। इस माइनस वाले पॉइंट को इधर ले आइए प्लस में, यानी 9.8 t बट्टा इसको हटा दीजिएगा तो 10 कर दीजिएगा, बट्टा बराबर 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब टाइम निकालेंगे तो 14 गुने 10 बट्टा 98, 14 98 बराबर हो जाएगा। इधर जब 10 को 7 से भगा देंगे तो 1.428 सेकेंड हो जाएगा, यानी हमारा टाइम की बात करेंगे तो टाइम बराबर हो जाएगा 1.428 सेकेंड। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग v से कोई वस्तु m द्रव्यमान का है और वह v वेग से गतिमान है। कोई भी वस्तु m द्रव्यमान का है और वह v वेग से चल रहा है, यानी इंटू v बराबर क्या हो जाएगा?
तो उसी को तो संवेग कहते हैं, उसी को तो p कहते हैं। तो m इंटू भी बराबर संवेग हो जाएगा। क्लियर। आगे 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरित हो रही है। क्लियर। अब त्वरित हो रही है, उसको त्वरण ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, त्वरित हो रही है तो पहले त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि हम अगर कहें तो त्वरण, सबसे पहली बात समझेंगे त्वरण ए, हम कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि ए बराबर अगर लिखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी, ये तो ए बराबर हो गया। लेकिन आप जानते हैं ना कि एक्सेलरेशन माइनस में भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, एक्सेलरेशन विपरीत भी जा सकता है। यहां पर तो था कि 16 मीटर पर सेकेंड है, उसको 6 मीटर पर सेकेंड है, वह 16 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। यानी कम वेग से अधिक वेग की ओर जा रहा है, कम वेग से अधिक वेग की ओर जा रहा है, यानी त्वरण जो होगा वो पॉजिटिव में जा रहा है। लेकिन यही अगर 16 मीटर पर सेकेंड से अगर 6 मीटर पर सेकेंड की ओर जाता तो त्वरण निगेटिव हो जाता, यानी मंदन की स्थिति में यह जाता रहता और कहीं ना कहीं पर जाके त्वरण शून्य हो जाता। तो फॉर्मूला जो बैठ जाता ए का, वो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बटा टी हो जाता। क्लियर। तो इसमें तो आपको कम वेग से अधिक वेग की ओर त्वरण हो रहा है, त्वरित हो रहा है वस्तु। इसका मतलब फॉर्मूला हम ए लगा देंगे, ए बराबर हो जाता है v माइनस यू बट्टा टी। अब देखेंगे v बराबर दिया हुआ है हमारा, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 16 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6, अब बट्टा टाइम हमारा 5 सेकेंड का दिया हुआ है, बराबर 10 बट्टा 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ऑप्शन, आगे चलते हैं। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आप यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे खड़े हैं, ए पॉइंट पे, आपको जाना है बी पॉइंट पर, आपको जाना है बी पॉइंट पर। अब इस दूरी को तय करना है। इस दूरी को जब हम तय करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसी पॉइंट से हम तय करेंगे, हो सकता है बीच में कोई गड्ढा हो, तो इधर पहले आ जाएंगे, इधर पहले आ जाएंगे, उसके बाद इधर जाके इधर चले जाएंगे। इस दूरी को तय करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे खड़ी हैं तो पीछे से इस दूरी को जाके तय करेंगे तो वह निगेटिव हो जाएगा या ऋणात्मक हो जाएगा। हमेशा दूरी जो होता है वह पॉजिटिव होता है। लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा वह क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि संवेग बढ़ाना चाहता है। संवेग बराबर क्या होता है भाई? संवेग बराबर मास इनटू वेलोसिटी होता है। व्यक्ति का मास तो जो है जो स्थिर ही रहेगा, अगर वह अपना वेलोसिटी को बढ़ा देता है, वेग को बढ़ा देता है, कहने का मतलब यहां से इसको यहां तक 12 फीट की दूरी लेना है, 12 फीट की दूरी को लॉन्ग जंप में बदलना है। क्लियर। अब इसके पहले इसलिए यह दौड़ेगा कि संवेग जो इसका यहां था, यानी मास और वेलोसिटी जो था इसका, वेलोसिटी तो यहाँ पे यह स्थिर है तो शून्य हो जाएगा। अब मास तो जो है ही, इसके बाद यह वेलोसिटी को, कुछ निश्चित वेलोसिटी को बना के यह इस पॉइंट पर आएगा। अब इस पॉइंट पर आते आते वेलोसिटी उसका हाई हो जाएगा और जब यहां से यह जंप मारेगा तो ज्यादा से ज्यादा दूरी को यह तय करता है। इसका मतलब है कि संवेग में परिवर्तन कर रहा है, यानी संवेग को वह बढ़ा लेता है। यहां जाते जाते इसका संवेग जो होगा वह हाई पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जिसके कारण से यह ज्यादा दूरी को तय कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपका संवेग को बढ़ाना चाहता है, इसलिए वह पीछे दौड़ता है। क्लियर। आगे वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या होता है? वेग समय ग्राफ देखेंगे, ये हमारा वेग समय ग्राफ होता है। क्लियर। अब इसमें दो अक्ष होता है, वेग समय ग्राफ में दो अक्ष होता है, इस बात को ध्यान देंगे। एक वाई अक्ष होता है और एक एक्स अक्ष होता है।
एक्स अक्ष हमेशा टाइम को इंडिकेट करेगा, जबकि वाई अक्ष हमेशा वेलोसिटी। और ध्यान आप रखेंगे कि वेलोसिटी का कौन सा अक्ष होता है, तो वाई अक्ष, और टाइम का एक्स अक्ष होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो रेखा का ढलान, यानी ये जो यहां से अगर रेखा हम मान लेते हैं, वेलोसिटी अगर मान लेते हैं 10 है, और यह 10 वेलोसिटी जो है वह समय के साथ बदलते हुए वह प्रति इकाई समय में वेलोसिटी कम जा रहा है, ढलान की ओर जा रहा है। यहाँ पर 10 था, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पर आके 0 वेलोसिटी हो गया। टाइम के साथ बदल गया और वेलोसिटी 0 हो गया। तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है, यानी एक्सेलरेशन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे एक सदिश राशि, अंतिम में पूछा कौन एक सदिश राशि इसमें से है। तो सदिश राशि वैसा राशि होता है जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी होता है। तो ऊर्जा, शक्ति और कार्य, ये सभी जो होता है द्रव्यमान, तापमान, आयतन, चाल, दूरी और समय, ये सभी अदिश राशि के अंतर्गत आता है, अदिश राशि के अंतर्गत आता है। जबकि विस्थापन, त्वरण और मंदन, इसके अलावा बल आघूर्ण सब चर्चा कर चुके। बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, वेग, संवेग और आवेग, ये सभी जो है वह सदिश राशि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर? चले, तो गति भी आपका जो आ गया वह चाल ही है, अतः यह अदिश राशि है। बाकी एक इसमें छट गया विस्थापन। जी का मान के बारे में चर्चा करना है। जी का मान क्या होता है? जी पहले समझेंगे होता क्या है। जी होता है ग्रेविटेशन के कारण उत्पन्न, पृथ्वी के ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न जो त्वरण होता है वह जी कहलाता है। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण, कहने का मतलब है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, ऊपर से नीचे की ओर जब पृथ्वी के सतह की ओर हम लोग आते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु नीचे की ओर आती है। कोई वस्तु नीचे की ओर पृथ्वी के केंद्र की ओर क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी कहा जाता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न हुआ त्वरण। वेग में देखिए परिवर्तन हो रहा है, नीचे की ओर जाएंगे तो परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण जो लगेगा वह पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। अगर यह पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है जी तो पॉजिटिव में होगा, और जब पृथ्वी के केंद्र के विपरीत जी लग रहा है तो वह निगेटिव में प्रदर्शित करेगा। तो विषुवत रेखा पर अधिक होता है जी का मान, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, और ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। केंद्र की ओर जाने पर यह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान केंद्र की ओर जाने पर क्या होता है, यही आपसे पूछा हुआ है। तो केंद्र की ओर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वह घटता है। क्लियर? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केंद्र पर कम हो जाता है, और यही कारण है कि कोई भी वस्तु यहां पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारहीनता महसूस करेगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे एसआई इकाई न्यूटन है। किसका एसआई यूनिट न्यूटन के रूप में होता है? तो एन न्यूटन होता है। अब एन किसको सूचित करते हैं? एफ बराबर होता है, बल को हम लोग न्यूटन कहते हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो बल बराबर होता क्या है? एम इंटू ए, न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है एफ बराबर
ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका वजन, एक्सेलरेशन त्वरण हो जाता है। क्लियर? मंदन क्या होता है भाई? तो मंदन होता है त्वरण की ऐसी स्थिति जिसमें त्वरण प्रति सेकंड कम रहा है। वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी त्वरण हम किसको कहेंगे? त्वरण हम कहेंगे वेग परिवर्तन की दर। और अगर वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर, अब यह परिवर्तन वेग में माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। क्यों? अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टी हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह धनात्मक हो रहा है, धनात्मक परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? यह धनात्मक कहेंगे। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी अब माइनस फाइनल वेलोसिटी बटा टी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसे ही हम लोग ऋणात्मक कहते हैं और इसे ही मंदन त्वरण के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो त्वरण मंदन हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने कितना समय लगेगा? वही फॉर्मूला है, लगा देंगे v बराबर EU माइनस GT। माइनस क्यों लगाए? माइनस इसलिए लगाए कि यह ऊपर की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वह पृथ्वी के केंद्र की ओर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, केंद्र से विपरीत रहेगा तो g निगेटिव के रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए हम v बराबर, इसी फॉर्मूला को लिखे, v बराबर होता है EU प्लस AT। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिखे हैं। क्लियर? तो v बराबर EU माइनस GT के रूप में लिखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कोई ना कोई पॉइंट पर जाएगा, यह वस्तु विपरीत, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो फाइनल वेलोसिटी तो एक पॉइंट पर जाके यह शून्य हो जाएगा। तो शून्य बराबर EU कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। g कितना दिया हुआ है हम लोग का? g पहले से ही दिया हुआ है 10, तो 10 गुना t हम लोग को निकालना है। अब इस पूरे को इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, 10t बराबर 25, तो t बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर SI इकाई होती है। तो देखेंगे, सबसे पहले इसको फॉर्मूला को लिख लेंगे, N m स्क्वायर प्रति किलोग्राम, यानी किलोग्राम गुना किलोग्राम, यही तो लिखा हुआ है वह। क्लियर है? अब N को हम फोर्स कहते हैं, बल कहते हैं, मीटर स्क्वायर R स्क्वायर बट्टा m1 m2, हुआ कि नहीं? क्लियर है? m1 m2। अब थोड़ा सा फॉर्मूला की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक को निकालने के लिए, गुरुत्वाकर्षणीय फोर्स को निकालने के लिए हम लोग F बराबर G इंटू m1 m2 बट्टा R स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं ना। अब अगर इसमें हम ये वाला को निकालें, ये वाला को ऐड कर दें, इस फॉर्म में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसको तो F इंटू R स्क्वायर बट्टा m1 m2, इधर क्या बच गया बराबर के इधर g, और यह g जो होता है वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो इसका मान बराबर हम g लिख देंगे, कोई दिक्कत है? तो g बराबर गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक निकल जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यह g का यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI इकाई होता है। आगे है g यानी गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो g के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है तो g बराबर gm बट्टा R स्क्वायर के रूप में प्रदर्शित होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे, किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर g का मान, अब देखेंगे पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण, अब ऊपर से नीचे की ओर अगर यदि जो आएंगे त्वरण के साथ तो g का मान कोई ना कोई पॉइंट पर यानी केंद्र पर आके, पृथ्वी के केंद्र पर आके g का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अतः केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी इसको हम g भी कह सकते हैं, यह क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा, जिसके कारण से कोई भी वस्तु वहां पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न करेगा या महसूस करेगा। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध होता है? आवृत्ति और कालावधि की अगर बात करते हैं तो इसमें संबंध के रूप में हम लोग कहते हैं कि यदि आवृत्ति को हम लोग फॉर्मेटिकल तरीका से अगर यदि चलेंगे, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। अगर फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे तो हम जानते हैं कि G बराबर फॉर्मूला ही होता है 1 माइनस डी बट्टा आर, क्लियर, इंटू G होता है, बराबर 1 माइनस, ये जो D आप देख रहे हैं ना वो डेप्थ होता है, गहराई होता है, पृथ्वी पर गहराई, DEAPTS, डेप्थ यानी गहराई, क्लियर। अब क्या इस गहराई को हम लोग D को, इस गहराई को यानी D को R कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1 माइनस R बट्टा R इंटू G हो जाएगा, एक बार में -1 + 1 कट गया, 0 आ गया मान, इंटू G, कितना भी गुना कर देंगे 0 में 0 ही आ जाएगा, अतः G का मान कितना आ गया, 0 आ गया, यानी पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध होता है? तो अगर हम आवृत्ति को मान लिया जाए, माना आवृत्ति बराबर अगर हम कहेंगे EU, क्लियर, और तब EU का आवृत्ति के कारण कंपन उत्पन्न होगा, तो EU कंपन में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड का समय लगेगा। EU कंपन, आवृत्ति में उत्पन्न जो समय होता है, आवृत्ति को हम मान लिए EU, EU कंपन में लग गया जो समय है वह 1 सेकेंड का समय लग जाएगा। अब इसी तरीका से एक कंपन में लगा समय कितना हो जाएगा, एक कंपन में लगा समय तो हो जाएगा हमारा 1/EU सेकेंड का समय लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब एक कंपन में, अब क्या हो जाएगा कि एक कंपन में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसको हम T से इंडिकेट करते हैं। तो यह जो एक कंपन है, क्या हम इसको T का, वही तो लिखे हैं कि एक कंपन में लगा समय जो होता है वो आवर्तकाल कहलाता है, यानी T बराबर हम 1/U कह सकते हैं। तो यही इक्वेशन है, यानी T बराबर 1/U हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यही संबंध होता है। आगे, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। कोई भी वस्तु में जड़त्व जब मौजूद है तो वह अपनी अवस्था को परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यही तो गति का नियम कहता है, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि कोई भी वस्तु में जब तक बाहरी बल आरोपित न किया जाए तो वह अपने जड़त्व के कारण, चाहे तो वस्तु गति अवस्था में हो चाहे तो विराम अवस्था में हो, वह अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो किस कारण से? जड़त्व के कारण उसमें मौजूद है, जिसके कारण से यह ऐसा कर सकती है। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। गति के समीकरणों के संबंध में कौन सा गलत है? तो गति का समीकरण देख लेंगे, गति का पहला समीकरण देख लेंगे, v बराबर EU प्लस AT, क्लियर है। अब ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण S बराबर EUT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, यह गति विषयक दूसरा समीकरण होता है, जबकि v स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS जो होता है वो गति का तीसरा समीकरण होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब इसमें ऐड कर लेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है इन तीनों के अनुसार मैच नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जड़त्व मापना है तो द्रव्यमान माप लीजिए उस वस्तु का। द्रव्यमान किसे कहा जाता है? वस्तु में मौजूद द्रव्य की प्रमात्रा होता है। तो जब ये माप लीजिएगा तो जड़त्व का पता लग जाता है। क्लियर, इसी के कारण तो कोई वस्तु अपने स्थिति को बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया गया हो।
आगे 120 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 0.04 किलोग्राम द्रव्यमान वाली छोटी गोली छोड़ी जाती है। यदि गोली 90 मीटर पर सेकेंड के वेग से निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी। अब देखेंगे बंदूक जब छूटता है तो आप जानते हैं कि संवेग का संरक्षण होता है। तो संवेग संरक्षण के नियम से चलेंगे। क्लियर। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? तो संवेग बराबर हो जाएगा दोनों का संवेग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बंदूक छूटने से पहले और बंदूक छूटने के बाद संवेग क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम कहता है संवेग संरक्षित हो जाएगा। तो संवेग बराबर क्या होता है भाई? तो संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी m1 v2। अब बंदूक से गोली छूट गया, उसके बाद का संवेग कितना हो जाएगा? m2 v2 के रूप में लिखेंगे। बंदूक छूटने से पहले देखिए कितना किलोग्राम का है, मास 120 किलोग्राम का है और वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, वही वेलोसिटी निकालना है कि पीछे किस वेलोसिटी से यह जाएगा। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए गोली इतना किलोग्राम का है, 0.4 किलोग्राम का गुने वेग कितना है गोली का? तो 90 है, तो v बराबर 90 हो जाएगा। v1 निकालना है तो 0 पॉइंट, यहां पर पॉइंट होगा, 0.04 गुने 90 बटा 120 हो जाएगा। इसको हटा लीजिए, 2 शून्य, ये वाला कट गया, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब इसको हम लिख सकते हैं v1 बराबर 3 गुने 10 पर पावर -2। वेलोसिटी जो बंदूक का होगा पीछे हटने का वह हो जाएगा 3 गुने 10 पर पावर -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 हिस्सा होता है। एकदम वन शॉट क्वेश्चन की तरह बनाएंगे। एकदम क्वेश्चन देखेंगे आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए, और सेट तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर पाइएगा। प्रैक्टिस ही अभी एकमात्र साधन होगा आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देने का, वही एकमात्र साधन है। यानी ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन देखने का प्रयास आप कीजिए, सफलता निश्चित तौर पर ग्रुप डी में मिलेगा। क्लियर। एक सेल यानी विस्फोट के बाद अनेक टुकड़ों में बट जाता है, दिशा में किसका संरक्षण हो जाएगा? तो संवेग का संरक्षण हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर वापस आती है। वह वेग ज्ञात कीजिए जिसके साथ वह फेंका गया था, फेंका गया था वस्तु को। तो देख लेंगे फेंका गया था वस्तु को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला गति विषयक दूसरा फॉर्मूला लागू करेंगे। तो गति विषयक दूसरा फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। यही फॉर्मूला हम बताए ना। क्लियर। अब इस s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी वस्तु अपनी स्थिति में किस स्थिति में है, कितना डिस्प्लेस हुआ, s बराबर। तो उसी तरीका से यहाँ h बराबर ut प्लस हाफ gt² हम कर सकते हैं ना। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइट में ऊपर की ओर यह डिस्प्लेस हो रहा है, तो कितना ऊपर की ओर डिस्प्लेस होगा जो हाइट के रूप में हम लिख देंगे, ये डिस्प्लेसमेंट ही है हाइट भी। तो अब पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे कि दूरी कितना हो जाएगा, इससे क्या निकल जाएगा? दूरी निकल जाएगा। u बराबर आपका नहीं दिया हुआ है यानी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और गुना t दिया हुआ है 12.5 सेकेंड है, प्लस कितना हो जाएगा 1/2 गुने g का मान कितना हो जाएगा? तो g का मान होता है वह 9.8, लेकिन इसको हम 10 मान लेंगे क्योंकि फिक्स तो दिया हुआ है नहीं वहां, तो 10 हम लगभग मान सकते हैं। गुना t² यानी 12.5 गुना 12.5 हो जाएगा। इसका मान तो 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार में, तो आ जाएगा 5 गुने 12.5 गुने 12.5। जब भी इसको कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन अगर हम इसको करते हैं तो मान आता है 781.25। क्लियर। अब देखेंगे ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हाइट में कितना डिस्प्लेस हुआ वस्तु हुआ जो आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गया, दूरी निकल गया। तो चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि दूरी बट्टा समय होता है।
क्लियर, ये तो बहुत हो जानता है कि दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी बराबर निकल गया है 781.25 बट्टा समय दिया हुआ है 12.5 का। जब इसको इससे हम लोग काटेंगे तो 62.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी, यही वेग से हुआ फेंका गया था, चाल यही था। आगे है 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। पॉइंट को समझेंगे कि देखिएगा, इसमें कार का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, तो जब भी टकराएगा तो दोनों का संवेग जो होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, और संवेग में संरक्षण का नियम इस पर लागू होगा। तो दोनों टकराने से पहले संवेग क्या था, टकराने के बाद संवेग क्या था। क्लियर, टक्कर के पहले वस्तु का संवेग, ट्रक, वस्तु का मतलब ट्रक प्लस कार, दोनों का संवेग, और टक्कर के बाद दोनों का संवेग, टक्कर के बाद दोनों ट्रक और कार का संवेग, दोनों का संवेग, दोनों तो बराबर ही होगा, दोनों का संवेग। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, टक्कर के पहले वस्तु यानी ट्रक, ट्रक कितना है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और गुने वेग। क्लियर, तो 2000 और गुना वेग कितना है 10 दिया हुआ है। क्लियर, प्लस कार का, तो कार का कितना द्रव्यमान है नहीं दिया हुआ है, तो कार का द्रव्यमान m मान लेंगे। क्लियर, और वेलोसिटी इसका क्या है, तो कार तो ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है ना, तो वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं यानी 0 है। बराबर क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद ट्रक जो है 2000 किलोग्राम का ट्रक है और कार m द्रव्यमान का है। क्लियर, वेलोसिटी कितना हो जाता है टक्कर के बाद 8 मीटर हो जाता है, तो वेलोसिटी 8 लिख दीजिए। अब यह 20,000 हो जाएगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, ये इधर गुणा में 8 है तो इधर भागा में 8 ले आइए, बराबर 2000 प्लस m हो जाएगा। ये कार का द्रव्यमान है, m माने 8 दूना 16 और 8 पचे 40 यानी 2500। m बराबर हम निकालेंगे तो 2500 माइनस इधर चला जाएगा तो 2000 हो जाएगा। m बराबर 500 किलोग्राम का, यानी कि कार जो खड़ी है ट्रैफिक लाइट पर वह 500 किलोग्राम की कार है। क्लियर, आगे समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, समय के साथ विस्थापन में वेग कहा जाता है। समय के साथ अगर वेलोसिटी रहता तो त्वरण हो जाता, लेकिन विस्थापन है तो हो जाएगा वेग। समय के साथ दूरी बदल रहा है, विस्थापन का मतलब क्या होता है दूरी, तो समय के साथ दूरी बदलता है यानी दूरी बट्टा समय बराबर कितना हो जाता है वेग, वेलोसिटी हो जाता है। क्लियर, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो गति का द्वितीय नियम का फॉर्मूला लिख लीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए। तो इक्वेशन क्या होता है गति का दूसरा नियम का, इक्वेशन हमारा होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सब एकदम कंफर्म रखिएगा, एकदम माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। द्वितीय समीकरण का रहा है, दूसरा समीकरण हम लिख दिए। अब इसमें देखेंगे कि क्या है, तो बस s जो है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, इसको याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट है। अब यह डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब वस्तु जब यहां था, वस्तु यहां अब चला आया है, यानी वस्तु की स्थिति अब पहले की तुलना में क्या है, तो वस्तु का स्थिति यह दर्शा रहा है। तो स्थिति और टाइम के बीच संबंध को गति का दूसरा समीकरण दर्शाता है। समझ में आई बात, गति का दूसरा समीकरण बताता है बल गुने विस्थापन। अब कोई भी वस्तु पर जब हम बल लगाएंगे तो अगर वह अपने स्थान से विस्थापित हो गया तो मेरे द्वारा किया गया कार्य होगा, कार्य धनात्मक होता है, कार्य शून्य होता है, लेकिन कार्य कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होता है। तो जब भी कोई वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो परास जो होता है
परास यानी रेंज उसका क्या है, रेंज, और दोनों बराबर हो जाता है, हाइट, दोनों क्या हो जाता है, ऊंचाई, यानी हाइट क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाता है। तो परास का फॉर्मूला ही होता है, रेंज को फॉर्मूला के द्वारा अगर इंडिकेट करते हैं तो परास बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी, बराबर हाइट का फॉर्मूला होता है, प्रक्षेपण में हाइट बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। क्लियर, जी से जी कैंसल, यू से यू कैंसल। अब साइन 2 थीटा जो दिया हुआ है, साइन 2 थीटा, इसको हम एक फॉर्मूला से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी हम लोग लिखते हैं। क्लियर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। एक स्क्वायर से एगो साइन थीटा खत्म हो जाएगा, ये 2 इधर गुना चल जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, बराबर 4 है। थीटा का मान हम लोग को कह रहा है कि परास अधिकतम ऊंचाई है तो कोण ज्ञात करना है, तो कोण मतलब थीटा बराबर 4 बट्टा tan हो जाएगा। अब इस tan को हम ऊपर ले जाएंगे तो इस थीटा को क्या लिखेंगे, tan -1 इनवर्स 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अगुना 4 है, ऊपर पहले से ही मौजूद है, तो ये फॉर्मूला ऑप्शन नंबर बी, थीटा का मान निकल जाएगा। क्लियर, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई इकाई क्या होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी। अब एफ बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, एफ बराबर होता है जी इंटू m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अब इस जी का मान सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही पर है, तो जी बराबर हम कर सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टा m1 m2। अब इसी को अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे मात्रक के आधार पर, तो न्यूटन हो जाएगा फोर्स का, रेडियस स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम नीचे में 2 गो है तो ऊपर आएगा तो किलोग्राम -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। तो इस प्रकार से धारा प्रवाह या हमारा जो सॉल्यूशन रहा है इसको बार बार आप देखने का प्रयास करेंगे। निश्चित मुझे विश्वास है कि ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हम आपके पास पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी फेज में, और हर एक फेज में कह सकते हैं, और हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं किसी फेज में मिल सकता है। तो आप इसको एक बार देख के जाएंगे, सफलता निश्चित तौर पर वहां मिलेगी। और बार बार जब सॉल्यूशन को आप लोग देखेंगे या उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे अपने से, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, और वही कॉन्फिडेंस सफलता आपको देगा एग्जाम के समय, जब एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा। क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना है, कितना नंबर की भी बात कर देते हैं। अब कितना नंबर लाना है तो एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठा हुआ स्टूडेंट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमको पहले सिलेक्ट करके हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट तय करेंगे तब ना कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाएंगे। क्या सब सब्जेक्ट एक जगह रहता है कि हाँ पहले है रीजनिंग, उसके बाद है हमारा जीके, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद मैथ है, ऐसा रहता है? क्वेश्चन जहां का तहां रहता है। वो तो एग्जामिनेशन हॉल में जो बैठा हुआ रहता है उसी को पता रहता है कि किन सब्जेक्ट में उस समय सब्जेक्ट पता लगता है। तो आप सीक्वेंस में बनाते, जो भी क्वेश्चन आएगा वो बनाना पड़ेगा, चुन चुन के तो नहीं बनाएंगे कि हाँ ना पहले रीजनिंग बता रहे हैं तो बीच में रीजनिंग अगर यदि जो आ गया तो उसको छोड़ देंगे, रीजनिंग बाद में बना लेंगे, ऐसा नहीं। वो सिक्वेंशियली में आपको माइंड सेटअप रखना पड़ता है। वहां एग्जामिनेशन हॉल में हम भी एग्जाम देते तो एग्जामिनेशन हॉल में माइंड सेटअप रखना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन अभी रीजनिंग का आया है, फिर क्वेश्चन मैथ का आ गया, फिर क्वेश्चन जीके का आ गया, तो हर क्वेश्चन को अभी मैथ मोड में थे रीजनिंग मोड में आ जाना पड़ेगा, तुरंत मोड बदल के फिर जीके मोड में आ जाना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे ना, तो ये कॉन्फिडेंस आप में रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, और शेष की चर्चा करेंगे अगले क्लास में नए सेट के साथ, नए सॉल्यूशन के साथ, नए जोश, नए उल्लास के साथ शुरू करेंगे। तब तक आप अपने तैयारी को बरकरार रखिए, एग्जाम दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को जिनका फेजेस शुरू हो चुका है। तो
अगले सेट में हम फिर से मिलेंगे नया जोश के साथ। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे अगले सेट में। क्लियर? तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान निश्चित तौर पर कीजिए। सफलता आपको मिलेगा, क्योंकि मानवीयता रूप जो होता है वो सफलता देता है इंसान को। इसलिए मानव बने हुए रहिए, सम्मान कीजिए हर एक का।